हाँ बेटा बैठो। चलो ठीक है, और शुरू करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आ चुके हैं सारे। कल हम लोगों ने ग्रेचुटी पढ़ा था, ठीक है। तो ग्रेचुटी में ये देखा था कि अगर सर्विस के दौरान ही ग्रेचुटी लेता है तो फुल्ली क्या रहेगी, टैक्सेबल। डेथ होने के बाद परिवार वालों को ग्रेचुटी मिलती है तो फुल्ली एग्जाम। रिटायरमेंट के समय मिलती है तो नियम कानून पढ़े थे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता था तो क्या होती थी बेटा, फुल्ली एग्जाम। और अगर गवर्नमेंट नहीं होता तो दो बातें थी कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होता है या कवर नहीं होता। अगर कवर होता है ना, तो उसमें अलग हिसाब किताब से था, नहीं कवर होता है तो उसमें अलग हिसाब किताब से था। अगर कवर होते हैं तो भी तीन अमाउंट निकालने पड़ते हैं, नहीं कवर होते हैं तो भी तीन अमाउंट निकालने पड़ते हैं। जो बेसिक डिफरेंस था तो तीसरे वाले अमाउंट को लेके था, क्योंकि कवर होते हैं तो यहाँ 15/26 लेना होता है, नहीं कवर होते हैं तो 1/2 लेना होता है। यहाँ लेना होता है लास्ट की सैलरी, यहाँ लेना होती है एवरेज की सैलरी। यहाँ सैलरी में बेसिक सैलरी और डीए कैसा भी हो, डीपी होगा तो भी आएगा, डीए होगा तो भी आएगा, दोनों होंगे दोनों आएंगे। यहाँ सिर्फ डीपी आता है, डीए नहीं आता है। और प्लस यहाँ कोई कमीशन नहीं आता, जबकि यहाँ टर्नओवर वाला कमीशन आता है। एवरेज यहाँ 10 महीने के आधार पे निकालते हैं, आज निकालेंगे 2-3 सवालों में तो आधार आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर लेते हैं, तो अगर 6 महीने से बड़ा कोई पार्ट है तो उसको 1 साल मान के उसको भी ले लेते हैं। तो 6 महीने या 6 महीने छोटा पार्ट होता तो उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे पार्ट बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे 8 महीने का हो चाहे 9 महीने का हो, उसको इग्नोर मारना है आपको, है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी और दो सवाल भी लगाए थे ना बेटा। हम लोगों ने दो क्वेश्चन भी किए थे। एक ये क्वेश्चन किया था, ये वाला, और एक ये क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2 वाला। और भी सवाल करना है, और एक और बढ़िया सा सवाल करा देते हैं। वैसे ग्रेस्ट्री के 1-2 सवाल और हैं, उनको डील कर लेते हैं, फिर नए टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक खुल गया होगा। तो मिस्टर राम जी रिटायर हुए हैं एक फैक्ट्री से आफ्टर सर्विसिंग 30 ईयर 8 मंथ इन जून 2024, ठीक है। तो कितने ईयर लेंगे यहाँ, 31, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हैं, ठीक है। इनकी मंथली वेजेस इंक्लूडिंग डीए बट एक्सक्लूडिंग ऑल अदर अलाउंसेस ड्यू टू ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट 20,800, मतलब इनकी लास्ट महीने की सैलरी 20,800 है, जिसमें डीए जोड़ दिया, अच्छा काम। हमें तो वैसे भी डीए जुड़ा हुआ चाहिए। भैया फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, 15/26 इंटू लास्ट महीने की सैलरी और इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, मतलब 31। ऐसा करके कितना आ रहा है, 3,72,000। बाई डिफॉल्ट रिसीव भी 3,72 हुआ था, लिमिट 20 लाख की है। और ये भी कैलकुलेशन करके कितना आया, 3,72। तो सबसे छोटा कितना निकला। यहाँ टैक्सेबल नहीं निकालना था, जितना सवाल कहेगा उतना करना, ज्यादा कारीगरी मत करना। एग्जाम निकालना था तो एग्जाम निकाल के छोड़ दिया गया। टैक्सेबल पूछता तो नहीं निकल के आता, पूछ ही नहीं रहा तो नहीं लिख रहे, क्यों लिखे फालतू। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। ये कैलकुलेशन लिखना चाहो तो वहीं बगल में लिख सकते हो। लिख लिया बेटा, चलिए आगे चलते हैं।
एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। नटराज जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में कवर नहीं होते हैं, 25 दिसंबर 2024 को रिटायर हुए हैं और 8 लाख रुपए की भैया इनको मिली है ग्रेजुटी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो गया 8 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट हो गई आपकी 20 लाख की। और तीसरा होता है 1/2 इंटू एवरेज सैलरी और इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट देयर ऑफ से मतलब नहीं होता है जब आप कवर नहीं होते हो। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? 36। ये बात समझ में आती है। मेन मुद्दा है एवरेज सैलरी का, जिसके लिए सवाल कराया जा रहा है। कान खोल के सुनना है और उधर देखना है आंखें लगा के। आंखें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, कान मेरी तरफ होने चाहिए। तो निकालना पड़ेगा इस सवाल में क्या हम लोग को? एवरेज सैलरी। अब मुद्दा है कि एवरेज सैलरी तो 10 महीने के लेने हैं, लेकिन जो फॉर्मूला बताया था अगर याद हो तो 10 कंप्लीट मंथ लेने होते हैं। इसका भी तो नाम होगा ना, 10 मंथ ना लिख देता आदमी सही सही से। 10 कंप्लीट मंथ लेने होते हैं। तो अपने को इनकम्प्लीट वाले से मतलब नहीं, कंप्लीट कंप्लीट लेना होगा। अब अगर 25 दिसंबर को रिटायर हुए हो तो दिसंबर में तो 25 दिन हो रहे हैं, तो वो है इनकम्प्लीट, इसको अवॉइड करो। इसके पहले के 10 महीने लेकिन अगर इसी सवाल में ये लिखा होता कि 31 दिसंबर को रिटायर हुए होते तो दिसंबर कंप्लीट महीना हो जाता, फिर दिसंबर भी लेते और इसके पहले के 9 महीने लेते। तो हमने ये नहीं बोला कि जिस महीने रिटायर होना उस महीने को छोड़ देना। छोड़ना तब होगा जब उस महीने को बिना कंप्लीट करे रिटायर हो गए हो, जैसे यहां हो रहा। समझ रहे हो? तो 25 दिसंबर में अगर 25 दिसंबर को रिटायर हो तो दिसंबर में तो 25 दिन गए हो, अभी 6 दिन बचे थे। तो उसका मतलब दिसंबर तुमने कंप्लीट नहीं किया, तो दिसंबर को इग्नोर मारेंगे और इसके पहले 10 महीने का एवरेज निकालेंगे। लेकिन दूसरा बताया हमने कि मान लो रिटायर हुए होते कब? 1 से लेके 30 के बीच में रिटायर होते, ट्रीटमेंट यही होता। लेकिन अगर मान लो 31 को रिटायर होते, इसका तब दिसंबर में पूरा महीना काम करें, फिर दिसंबर को लपेटते, तब दिसंबर भी एक महीना होता और इसके पहले के 9 महीने लेते। ये ध्यान रखना है आपको, वरना इसमें गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? पक्का? तो यहाँ दिसंबर को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे और दिसंबर के पहले के जो 10 महीने होते हैं वो पकड़ेंगे। दिसंबर वैसे कैलेंडर में देखो तो आखिरी महीना होता है, तो साल भर में महीने होते हैं 12, तो नीचे का एक छूट गया, ऊपर का एक छोड़ तो 10 बच जाएंगे। यानी कुल मिला के फरवरी से नवंबर। ठीक है? तो देखो बच्चे बार बार गलती करते हैं, तुम्हें गलती नहीं करनी है। हम जब भी कभी एवरेज सैलरी निकालते हैं, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, पहले मैं वो यहाँ लिखता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का एवरेज निकालूंगा, फिर कैलकुलेशन करता हूँ। तो ऐसे में उससे गड़बड़ी होने के चांसेस क्या होते? कम हो जाते हैं। तो आपको जब एवरेज निकालना हो तो पहले यहाँ लिखना कि आप कहाँ से कहाँ तक का एवरेज निकालना चाह रहे हो। 2024 की बात है तो इसका मतलब फरवरी 24 से लेके नवंबर 2024 का एवरेज करेंगे। कुछ बच्चे इसमें करते हैं काम चोरी और ये नहीं लिखते हैं। जब नहीं लिखते हैं तो उनका ही काम क्या होता है? गड़बड़ होता है। थोड़ा कठिन सवाल आएगा, वहां फैल जाते हैं, कहते नहीं हो पा रहा, सब नहीं हो पा रहा। तो पूरी प्रक्रिया अपना नहीं रहे हो तो फिर कहाँ हो पाएगा? जब भी कुछ कठिन आता है तो वहां फैल जाते हैं। तो उससे तरीका वो समझाया जाता है जिससे आसान से आसान सवाल भी लग जाए और कठिन से कठिन। आसान सवाल में क्या लगता है? हमारा तरीका थोड़ा बच्चों को लगता है कि यार बहुत ज्यादा काम करा रहे हैं, लेकिन जब टफ आता है सवाल तो उनका फॉर्मूला काम नहीं कर पाता, उनके टेक्निकल। जैसे कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, नहीं इतनी बात नहीं सुनेंगे, कहेंगे नहीं दिसंबर से हमने छोड़ दिया था, अब यही याद कर लेंगे कि जिस महीने रिटायर होता है उसको छोड़ना ही है। अगले साल में 31 दिसंबर आ गया, तो हमने अगर ये होता कि वो महीना छोड़ना तो दूसरी अंग्रेजी यहाँ लिखते, जिस महीने रिटायर हुआ उस महीने को छोड़ के 10 महीने लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं लिखा हमने। तो आपको थोड़ा सिस्टम से चलना होता है। अब इधर देखिए क्या करना होगा। अब आपको देखना है कि फरवरी 24 में आपकी सैलरी क्या रही होगी। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है कि जून 30 तक आपकी सैलरी 24,000 थी और उसके बाद जुलाई सैलरी कितनी हो गई है? तो इसका मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून,
इन 10 महीने में से 5 महीने तो आ रहे हैं 24,000 वाली स्लॉट में ना, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगले 5 महीने आ रहे हैं 28,000 वाले स्लॉट में। ये समझ में आता होगा सबको। तो देखो कैसे किया, 24,000 गुणे 5 और प्लस 28,000 गुणे 5, ये भी समझ में आता होगा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये तो आपने पिछले 10 महीने की क्या निकाली है, सिर्फ करना क्या होगा, पिछले 10 महीने की बेसिक सैलरी भी निकालनी होगी, 10 महीने का डीपी भी निकालना होगा, 10 महीने का कमीशन भी निकालना होगा, अगर सवाल में ये सब है तो। है सवाल में, कह रहा है इसके अलावा, डिसाइड का मतलब क्या होता है, हिंदी इसकी होती है अलावा, इसके अलावा इनको डीए भी मिलता है। इसके अलावा का मतलब ही है कि अब यहाँ जैसे भी साइड पड़ेगा समझ में आएगा कि इस 24-28 में डीए जुड़ा हुआ नहीं है, एक खाली बेसिक सैलरी। 4,000 का डीए मिलता है, लेकिन 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 केवल 70% ही क्या है इसमें है, डीपी है। तो पहले 10 महीने का डीपी निकालना पड़ेगा, पूरे 10 महीने का। तो पहली बात, 4,000 डीपी नहीं है, 4,000 का 70% डीपी, और निकालना मुझे 10 महीने का है। अब चाहे पहले आदमी 10 से गुणा कर ले, बाद में 70 से करे, चाहे पहले 70 से करे बाद में 10 से करे, उससे कोनो आंसर प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये 10 महीने की, यहां से यहां तक अगर देखो तो 10 महीने की बेसिक सैलरी है, और यहां से यहां देखें तो 10 महीने का क्या है, डियरनेस पे, और इसको अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी एवरेज सैलरी। बहुत ही आसान होता है ये सब। हेलो, हाँ बेटा, कितना आ गया ये पैसा, 10,800, 28,800। तो ये आ गया आपका 28,800 रुपए। यहाँ फिल कर दीजिए 28,800। कितना आ गया, 10,36 आ रहा है, कैसी बात कर रहे हो, 28,800 इंटू 36 डिवाइड बाई 2, 5,18,400 आ रहा है। ठीक है, बाकी सब दे ही रखा है, सबसे मिनिमम देखो 5,18,400, वो एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी सब टैक्सेबल हो जाएगा। सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी इस सवाल में अगर देखो तो केवल अगर एवरेज सैलरी में बच्चा गलत ना करे तो क्या ही बचा फिर इसमें। असली खेल ही एवरेज सैलरी सही से निकालना। ठीक है, नोट कर लो यहीं पे फटाफट जल्दी से, फिर आगे काम कराया जाए। हाँ बेटा, नोट कर लिया। अगर नोट हो जाए तो अगला सवाल 14वां पढ़ लो एक बार। फोर्टीन, तो नरेंद्र मोहन एम्प्लॉय हैं, 27 साल 8 महीना काम करने के बाद मेसर्स जयपुर आयरन लिमिटेड से रिटायर हुए हैं। 3,30,000 की इनको ग्रेचुटी मिली है, तो एक्चुअल अमाउंट हो गया 330। स्टैचुरी लिमिट हो गई 20 लाख रुपए की,
और यहाँ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रिटायरमेंट के समय इनकी तनख्वाह 19,500 है। ठीक है, तो रिटायरमेंट के समय क्या हुआ है, रिटायरमेंट कब लिया इन्होंने, देखो इधर 1 जनवरी को, तो तनख्वाह कौन सी मिलेगी आखिरी बार, 19,500 जो होगी, किस महीने की तनख्वाह के बारे में बात कर रहे हैं ये, दिसंबर की, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब 19,500 दिसंबर की तनख्वाह है, दिसंबर 24 की तनख्वाह। फिर आगे कह रहा है जुलाई से पहले, जुलाई तक, टू लगा हुआ है ना, टू की अंग्रेजी होती तक, तो जुलाई 2024 तक इनकी तनख्वाह सिर्फ 19,000 थी। तो इसका मतलब है 19,500 जो है, दिसंबर में 19,500 मिला है, अगस्त से बढ़ी थी, अगस्त, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, तो अगस्त इनकी तनख्वाह कितनी हुई थी, 19,500, और जुलाई तक कितनी रही थी, 19,000। तो फिर यहाँ गेम आएगा वही एवरेज सैलरी निकालने का, एक बार और एवरेज सैलरी में दिमाग लगाओ। फिर पहले वही लिखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। अब रिटायर 1 जनवरी को हो रहे हैं, तो जनवरी में तो एक क्या दिन हुआ, तो जनवरी क्या करेंगे, त्याग देंगे, छोड़ देंगे, इसके पहले के 10 महीने लेंगे। ठीक है, तो आप क्या लोगे, मार्च 2024 से दिसंबर 2024, समझ में आ रहा होगा सबको। और अगर यहां देखें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने फिर से आ रहे हैं 19,000 में ना, तो 19,000 के स्लॉट में फंस रहे हैं 5 महीने, और बाकी 5 महीने 19,500 के स्लॉट में फंस रहे हैं, डीपी वगैरह दे नहीं रखा है, तो इसका एवरेज कर लेंगे। लेकिन एक काम गड़बड़ कर दिया है, रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा। यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, यहाँ लिखा प्रायर टू जुलाई 24, 19 जुलाई, प्रायर का मतलब पहले, अंग्रेजी इसकी निकल रही है, मतलब यहां से यहां तक की अगर हिंदी निकाली जाए तो उसका मतलब है कि ड्राइंग का मतलब मिलती थी बोल रहे हैं, वाज लगा हुआ है, तो इनको मिलती थी 19,000 रुपए पर मंथ, जुलाई 24 से पहले तक। ठीक है, यानी काउंट हमने गलत कर लिया, 4 ही महीने काउंट करना चाहिए, तो हमने जानबूझ के काउंट गलत किया था। ठीक है, जिससे तुम्हें ये बात समझाई जा सके कि ऐसी गलती जो हमसे हुई हुई नहीं, जानबूझ के करी, तो तुमसे हो सकती एग्जाम में। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 4, और यहाँ कितना लिखेंगे, 6। तो कुछ चीजें जानबूझ के गलत करनी पड़ती हैं हमको, जिससे वो बात तुम्हें समझाई जा सके। हाँ बेटा, कितना आया, 19,300। फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 इंटू भैया एवरेज सैलरी, और इंटू, अब कहीं सवाल में देखो, इधर देख लो, इधर कहीं सवाल में नहीं लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड, इसलिए बताया था कि सवाल कुछ ना बताए तो नॉट कवर्ड मानते हो, और नॉट कवर्ड में महीनों से मतलब नहीं होता है, केवल साल साल लपेटे जाते हैं। कितना रहा है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इरर है, उसको सही कर लेना। तो ये 2,60,000 कुछ आ रहा ना बेटा, 2,60,550, तो उसको सही कर लेना थोड़ा सा। और यहाँ नीचे कुछ और आ जाएगा, 3,30,000 में से 2,60,550 माइनस कर दोगे तो ये 69,450 आ जाएगा। नोट कर लो, जहां कोई दिक्कत लगे पूछ सकते हो, वरना ग्रेजुएटी का एक और सवाल कराएंगे, ग्रेजुएटी के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे।
विभिन्न सवाल इसलिए कराए जा रहे हैं जिससे हर टाइप का सवाल आपको अंडरस्टैंड हो पाए, हर टाइप का सवाल आप लगा पाओ। आपका नोट हो गया, हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है। तो ये ग्रेचुटी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, समझ लो। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि यही आएगा एग्जाम में, लेकिन ये बहुत कुछ सिखाएगा तुम्हें सवाल। ठीक है, तो आओ सीखते हैं। तो मिस्टर ए रिटायर हुए हैं एक प्राइवेट कंपनी से, कब? 30 नवंबर 2024 को। ही वॉज वर्किंग सिंस 1 मार्च 1998। ठीक है, ये जो सवाल है वो समझ लो एक तरीके से कि रिवीजन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अगर इसको सवाल रिवाइज कर लोगे तो गैस्ट्री के, अगर कोई और सवाल नहीं रिवाइज करते तो भी गैस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। तो इसी सवाल में क्या है, देखो, एक बार गैस्ट्री एक्ट में कवर भी होंगे वो भी लगा लोगे, एक बार नहीं कवर होंगे वो भी लगा लोगे। ये सवाल लगा लिया तो एक बार तुम्हारा ग्रेड पे भी रिवाइज हो जाएगा। समझ लो, तो काफी कुछ रिवीजन हो जाता है खाली ये इकलौता एक सवाल लगा के। ये सब सवाल ऐसे होते हैं जो आपको जब भी रिवीजन का मौका मिले रिवाइज करिए। तो रिटायर कब हुए बेटा? 30 नवंबर को। तो पहली बात कि जब अभी आप ग्रेजुएट एक्ट में कवर नहीं होगे तो नवंबर में पूरा महीना काम करने के बाद रिटायर हुए। तो अब जब 10 महीने का एवरेज कभी निकालना होगा, इस सवाल में निकालना तो पड़ेगा ही सेकंड पार्ट में, तो नवंबर को भी हम लोग काउंट करेंगे। एक तो ये बात ध्यान देने वाली थी। फिर इनको जो ग्रेड पे मिला हुआ है वो कब मिला है? 1/3/13 से। तुम कहोगे नौकरी तो सर 1 मार्च 98 को कर रहे थे, है ना? तो कभी कभी क्या होता है, ग्रेड पे खत्म हो जाता है तो फिर नया ग्रेड पे अलॉट होता है। जैसे एग्जाम्पल, मान लो तुम नौकरी करने गए हो, तुम्हें ये ग्रेड पे दिया गया, सपोज कर लो, 3 साल बाद 28 पे आ जाओगे। अब इसके आगे कुछ बता ही नहीं रहा कितना बढ़ेगा, तो उस दिन आपको एक नया ग्रेड पे अलॉट होगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो एक नया ग्रेड पे अलॉट होता है ना? ऐसे ग्रेड पे चलते रहते हैं लाइफ में। तो इनको जो ये वाला ग्रेड पे दिया गया, कब से दिया गया है? 1/3/13 से। चलो बहुत अच्छी बात है, 1/3/13 देख लेंगे। और साथ ही साथ इनको क्या मिल रहा है कि ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी। इसका तो ऊपर जो लिया गया है वो केवल बेसिक सैलरी का है, दिए तो अलग से मिलेगा। जो बेसिक सैलरी का कितने परसेंट होगा, और डीए है, डीपी नहीं है, ध्यान रखें। तो जब आप रजिस्ट्री एक्ट में कवर्ड होते हो तो वहां डीए हो डीपी हो कुछ भी ले लेते हैं, जबकि इस वाले में डीपी होता है तो लेते हैं, डीए होता है तो नहीं लेते। वो ज्ञान भी इस सवाल में सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब जब हम रजिस्ट्री एक्ट में कवर्ड वाला निकालेंगे तो फॉर्मूला तो आप वही लगाओगे, क्या? 15/26 इंटू, अब इस सवाल में ये भी सीखोगे, जो अब तक के सवाल में लॉलीपॉप बना के दे देता था कि 42 साल नौकरी करीन है, 16 साल नौकरी करीन है, 27 साल 8 महीने करीन है, वो अब की तुम खुद काउंट करो कि 1 मार्च 98 से 30 नवंबर 24 तक कितने साल और कितने महीने होंगे। समझ रहे हो? अब की तुमको स्वयं काउंट करना पड़ेगा भाई। तो ऐसा करो, पहले ईयर से ईयर घटाओ। कितना आया? 26। इसका मतलब हुआ कि 1 मार्च 24 को 26 साल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? जैसे 1 मार्च 98 से 1 मार्च 99 1 साल हुआ, 1 मार्च 2000 2 साल होंगे। वैसे ही 2024 वाला जब मार्च आएगा तो कितने साल हो जाएंगे? 26। 1 मार्च को, मार्च तो भी पूरा ही बचा है, तो 26 साल तो हो गए। तो मार्च
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने। उसका मतलब 26 साल 9 महीने काम करी, ऐसे करके निकलता है। ठीक है, कितना काम किया इन्होंने? 26 साल। तो इस वाले में तो आप कितना ले लोगे? 27। लेकिन जब कवर नहीं होंगे, यहाँ 26 ही लेने होंगे। ठीक है, तो ये बात भी सीख रहे हो इस सवाल से। तो कितना सिखाऊ सवाल है, देख रहे हो तुम लोग। अब परेशानी ये है कि नवंबर में रिटायर हुआ है, तो उसको आखिरी सैलरी कब मिलेगी? नवंबर वाली मिलेगी। पूरी मेहनत करके रिटायर होगा तो पूरे नवंबर में सैलरी नहीं दोगे क्या? इससे अच्छा तो 1 नवंबर एक रिटायर हो जाता बेचारा आदमी, है ना? तो लास्ट इसकी सैलरी कौन सी होगी? यही जब 25 दिसंबर को रिटायर हो रहा था, तो लास्ट सैलरी इसकी नवंबर वाली काउंट कर रहे थे। ठीक है, और ये रूल होता है बेटा कि अगर तुमने बीच में नौकरी छोड़ी, इसी महीने के बीच में नौकरी, तो उस महीने की तनख्वाह मिलती नहीं। ठीक है, उस महीने की सैलरी आप ले नहीं सकते। वो तो एम्प्लॉयर का प्यार है कि कहता है चलो भाई 15 दिसंबर को छोड़ो तो लो 15 दिन का दे दो, लेकिन वरना कोर्ट कचहरी के थ्रू आप मांग नहीं सकते, रिकवर नहीं करा सकते हो लीगली आप। ठीक है, बस वो सोचता है 10-15 दिन में क्या हो जाएगा, दे दो, खत्म करो वहां, है ना? इंसानियत के तौर पे वो दे देता है, लेकिन लेने का हक तुम्हारा नहीं बनता है। ये प्रैक्टिकल बात बता दी, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो जब भी कहीं नौकरी छोड़े उस तरीके से करें। इसलिए सब कंपनियों में क्या होता है, रूल होते हैं कि आपको 1-2 महीने पहले बताने हैं। फिर आप रिजाइन करते हो, टाइम देता है कि भैया ठीक है आप रिजाइन करना चाहते हो तो हम आपको कट ऑफ डेट बता रहे हैं। जैसे आज किसी का मन हुआ नौकरी छोड़ने का, 18 अगस्त को रिजाइन लेटर लगाया, एप्लीकेशन डाली, पेपर डाले, तो कह देती कंपनी ऐसा करो कि सितंबर के एंड तक कर लो, फिर आराम से सैलरी ले लेना सारी, फिर अपना चले जाना 1 अक्टूबर से कहीं और करने लगे। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम होता है। जैसे नौकरी आपको मिली थी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिली थी ना, उसने बुलाया था, आप गए थे, इंटरव्यू दिया, सारी बातचीत हुई, नौकरी मिली। जैसे बातचीत करके ही खत्म भी करना होता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में क्या होते हैं कि इंडस्ट्री के अपने व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, तो किसी इंडस्ट्री के बंदे ने डाल दिया कि ये आदमी अगर करना चाहे, वैसे इतने खराब नहीं होते हैं दुनिया के लोग, लेकिन छोटे मोटे होते भी खराब है, डाल दी इस व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ये आदमी चोर है। उन्हें चोरी नहीं करी, तो खुन्नस निकालना, कहता तुम जबरदस्ती छोड़ के जा रहे हो, कह रहा सितंबर तक कर लो, लेकिन नहीं मान रहे हो, कहीं जाओ, देखिए तक कौन नौकरी रखता तुमको। गुस्सा गवा, समझ लो, क्या दनफंदी आदमी है, सामान लेके भाग गया, कंपनी का सामान बेच देता है। अब कौन दूसरी कंपनी रिस्क ले? अब डाउट तो क्रिएट ही हो गया दूसरी कंपनी के दिमाग में, चाहे तुम जितने सही हो, जितने सफाई देते रहो, लेकिन एक दिमाग में तो उसके पिक्चर बन गई ना कि साला हो भी सकता है कि चोर हो अगला आदमी, चाहे 1% होने की प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन अब कंपनी रिस्क का है ले, दूसरे लौंडे ना मिले काम करने की तो आदमी रिस्क ले वो करे। दूसरे लोग मिल रहे हैं कि नहीं भाई इसमें थोड़ा दाग लगा हुआ है, ऐसे नहीं, रिन साबुन से अपने दाग धुल के आए। तो खुन्नस निकालने पे आ जाती कंपनियां, तो कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल बात बता दी, आज नहीं तो कल आपको नौकरी करना है, तो उस हिसाब से आपको डील करना होगा वहां पे। चलिए वापस आ जाते हैं। अभी तो पहले नौकरी मिले तो यहाँ पास पास हो, आदमी नौकरी मिले फिर बातें होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ बेटा? लास्ट महीना कौन सा हो गया यहाँ? नवंबर का महीना। नवंबर 2024 की सैलरी फाइंड करनी, इसको देखते हुए तो अब 2013 से चलना पड़ेगा धीमे धीमे करके। तो इसके लिए बना पड़ेगा वर्किंग नोट। इधर देखो बेटा, मार्च 2013 से, मार्च 14 ना बोलना, फरवरी 2014 तक आपकी सैलरी कितनी रहेगी? 20,000 पर मंथ। ठीक है, फिर मार्च 14 से फरवरी 15 क्या हो जाएगा?
₹400 बढ़ जाएंगे, यानी 20,400। अब ऐसे भी 15 पहुंचे हो, और पहुंचना कहाँ है, तो कितनी लाइनें भरनी पड़ रही है समझ सकते हो। तो थोड़ी चालाकी करी जाती, चालाकी रग रग में बसी होनी चाहिए आपके। तो सीधा हमने अगर यहां से यहां देखो तो 9 ईयर का गैप मार दिया है, 9 साल आगे बढ़ गए। तो तुम कहोगे सर 9 साल का है बढ़े, 8 का है नहीं बढ़े। अरे हमको पहुंचना है बेटा नवंबर 24 में, तो अगर 10 साल आगे बढ़ जाते तो फरवरी 25 आ जाता, फिर पीछे आना पड़ता। तो ऐसा थोड़ी ना होता कि आईटी चौराहे पे जाना है तो हम डालीगंज पहुंच जाए। आदमी आईटी चौराहे पहले आएगा फिर कोचिंग आएगा, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। तो इसलिए 9 साल आगे बढ़े हैं, 10 साल नहीं बढ़े। और कहीं 6-7 साल बढ़ते तो फिर आगे बढ़ना पड़ता। तो थोड़ा दिमाग लगा के अपना 9 साल बढ़े, तो समझ पा रहे हो हमारी बात। अब देखो 1 साल आगे बढ़ते हो, 9 साल आगे बढ़ना कुछ नहीं करना, इस 14 में 9 जोड़ के लिख दो, और 15 में 9 जोड़ के लिख दो बस, और बाकी महीना तो वही लिखो वही से। जैसे यहाँ एक आगे बढ़ाना था तो 14 की जगह 13 की जगह 14 लिख दिया फटाक से। वैसे यहाँ 9 साल बनाना था, इसमें 9 9 जोड़ के लिख दो। लेकिन यहाँ 9 ना जोड़ना, 1 साल के लिए 400 जुड़ता है, तो 9 साल के लिए कितना जुड़ेगा, 3600। यहाँ कैसे निकालोगे, अभी तक 20,400 हुआ था, सीधा 9 साल का जंप मार दिया है, तो इसमें 3600 जोड़ दो, न चौक 3600। अब इसमें अगर 3600 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 24,000। इतना अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो बीच की 8 लाइनें आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। और एक कमजोर बच्चा जो इतना दिमाग नहीं लगा पाएगा, वो इतनी मेहनत करेगा और फिर तुम्हारे यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, ये समझ लो हवाई जहाज है कि उड़ के आ गया उसी था, और एक है नहीं, इतना पैदल पैदल आए धीमे धीमे करके। अब अभी फरवरी 24 पहुंचे हो, लेकिन हमें नवंबर का निकालना है, तो थोड़ा 1 साल और आ जाते हैं, मार्च 24 से फरवरी, और इसमें 400 रुपए क्या हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। कितनी हो जाएगी, 24,400। तो यहां नहीं आ रहा है नवंबर, यहां फॉल करेगा इसके बीच में, यानी नवंबर में आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 24,400 रुपए। समझ में आ रही बात है, बहुत बढ़िया। इधर देखो बेटा, इधर बोर्ड पे इधर देखो, 24,400 तो सिर्फ बेसिक सैलरी हुई, क्या हुआ है, प्लस दिए भी तो लो 25% का, ये कितना है 25% का। तो इस 24,400 का 25% निकालना, और अब मल्टीप्लाई कर दो। तो 15/26 इंटू इन दोनों को जोड़े तो 24 7 30, 30,700 हो रहा है ना, 3,500 हो रहा है, बिल्कुल सही है। और इंटू 27, तो ऐसा करके 4,75,096 आ रहा है जो आगे लिखा है ना। और इन तीनों में छोटा क्या निकला, और इस सवाल में एग्जाम वाला ही निकालना था, इसलिए हम टैक्सेबल निकाल नहीं रहे। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अभी लिखवा देंगे, परेशान ना हो, सब लिखवा देंगे। अब अगर यहां की कहानी समझे तो यहां निकालनी पड़ेगी क्या हमें, एवरेज सैलरी। फिर से अगर देखें तो एवरेज निकालना पड़ेगा कहां से कहां तक का, फरवरी 24 से नवंबर 24 तक का। नवंबर में रिटायर हुए हो ना 30 नवंबर को, तो नवंबर पकड़ना है, तो फरवरी से नवंबर लेने पड़ेंगे, तब 10 महीने आपके पूरे हो पाएंगे। अब फरवरी 24 में देखें तो सैलरी आपकी 24,000 थी, तो इस 10 महीने में से केवल एक महीना 24,000 में गिर रहा है, बाकी मार्च और उसके आगे के जितने महीने वो कहां गिर रहे हैं, 24,000 वाले स्लॉट में, 24,400 वाले स्लॉट में। तो 24,000 इंटू 1 और प्लस 24,400 इंटू 9 डिवाइड बाई 10, क्योंकि यहां सिंपल डीए नहीं लेते हो, डीपी होता तो लेते, तो डीपी है नहीं, है भैया डीए। आ जाओ बेटा आ जाओ, कहाँ चले गए थे तुम।
24,360 आ रहा है ना, सही आ रहा ना। तो यहां लिखेंगे 24,360 रुपया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये रकम मिल जाएगी, आगे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नोट करा लिए फटाफट, ये नोट करिए पहले, फिर ये नोट करिए, फिर नीचे वाला नोट करिए। अब बेटा हो गया, ग्रेचुटी के अब सारे सवाल हो गए हैं हमारे क्या, कंप्लीट। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हो गया बेटा नोट, हटाएं। ग्रेचुटी हम लोगों ने कर लिया है, यहाँ कहा था कि लिख लेना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, हो सकता तुमने लिख भी लिया हो कल। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है पेंशन का। किसका आता है बेटा, पेंशन का। तो पेंशन के बारे में कहानी समझो, पहले अगर देख लो, सुन लो, समझ लो, जरूरत होगी तो बता देना, ये फोटो भी शेयर कर देंगे, ऐसा क्या है। ठीक है, पेंशन पहली बार जब रिटायर हो जाते हो तो उसके बाद से मिलना चालू होती है। जैसे भी अगला बंदा 30 नवंबर को रिटायर हुआ था, तो दिसंबर से पेंशन मिलना चालू होगी, पहली पेंशन मिलेगी दिसंबर की, फिर जनवरी की, है ना। अब पेंशन होती है दो टाइप की, एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन, और एक होती है क्या, कम्यूटेड पेंशन। ठीक है,
एक होती है अनकमिटेड और एक क्या होती है आपकी कमिटेड पेंशन होती है। ठीक है, अब ये क्या होती है समझो। अब मान लीजिए कोई बंदा रिटायर हुआ और उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हुई। यूजुअली देखा गया कि पेंशन जो होती है वो अप्रॉक्स, वर्ड अप्रॉक्स लगा रहे हैं, रट के ना बैठना। ठीक है, अप्रॉक्स जो होती है उस सैलरी की लगभग लगभग हाफ होती है। जब आप रिटायर होते हो उस समय जो सैलरी चल रही होती है मोटा मोटा उसके आधे के बराबर। ठीक है, क्योंकि अपना पर्पस यहाँ ये नहीं है कि पेंशन तुम्हें एग्जैक्ट कितनी मिलेगी वो रकम बता दो, टैक्स में लिखा ही नहीं है। तो पेंशन एक्ट में लिखा जाता है कि कैसे पेंशन निकाली जाती है। वो तुम्हें नहीं पढ़ना, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं। तुम्हारे कोर्स में क्या है कि पेंशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी सवाल तुमको स्वयं बताएगा, उसमें तुम कितने टैक्सेबल करोगे और कितनी। ठीक है, तो पेंशन लगभग लगभग आधे के बराबर मिलेगी। तो अगर किसी के खर्चे मतलब किसी की अभी तक सैलरी लाख रुपए थी मोटा मोटा, तो 50,000 में गुजर बसर कैसे करे। किसी की सैलरी 1 लाख मिल रही हो तो उसके खर्चे 1 लाख के हिसाब से हो जाते हैं। तो उस आदमी को 50,000 में गुजर बसर करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। एक तो ये, दूसरा ये है कि आदमी फ्री भी तो हो जाता है, अब नौकरी पे नहीं जाना है। गुजर बसर हो भी जाए तो आदमी सोचता है खाली क्या करें घर में बैठे। आदमी को क्या चाहिए फिर, जो इतने साल नौकरी कर चुका होता है तो वो नौकरी नहीं करना चाहता, कहता आप कुछ व्यापार व्यापार कर लेंगे हल्का फुल्का छोटा मोटा, घर के अपना बगल में परचून की दुकान खोल लेंगे या छोटा मोटा, जिससे अपना टाइम भी पास हो जाए। मतलब वो टाइम पास करना चाहता है मेनली, कि टाइम भी कट जाए, घर में बैठे रहेंगे रो लड़ाई झगड़ा होगी, समझ लो। उससे अच्छा आदमी क्या कहता है कि चलो भैया कुछ अपना थोड़ा बहुत जाएंगे दुकान उकान में बैठेंगे, अपना कुछ व्यापार व्यापार करें, वो भी देख लेते हैं जीवन में करके। 40 साल नौकरी कर चुका होता है, 30 साल नौकरी कर चुका होता है, तो कहता है लोग भाई एक आध बार व्यापार करके भी देख लिया जाए। तो व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो अब तक तो कमा रहा था, धीमे धीमे खर्च कर देता था, तो पैसा वैसे है नहीं। तो एक विकल्प निकलता है इसमें कि अगर आपकी पेंशन मिल रही है महीने की महीने, तो उस पेंशन की जगह पे आप क्या कर लो, एक लमसम अमाउंट ले लो अपने एम्प्लॉयर से। ठीक है, आपके पास क्या होता है, एक रास्ता होता है कि उस पेंशन को क्या कर लो आप, त्याग दो, छोड़ दो, सेक्रीफाइस कर दो, और उसकी जगह पे एम्प्लॉयर से कह दो कि भाई हमें एक लमसम अमाउंट दे दो। ये अमाउंट भी कैसे निकाला जाता है वो भी तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं। ठीक है, वरना इस अमाउंट को निकालने में कितनी चीजें मायने रखती होंगी, मायने रखना होगा कि अब एम्प्लॉयर को ये भी सोचने में मजदूर होगा कि तुम कितने साल तक जिंदा रहोगे, क्योंकि पेंशन तो उतने साल तक देगा ना। तो ये भी वो दिमाग लगाए कितने साल तक तुम जिंदा रहोगे ना, प्लस आपकी सैलरी कितनी थी वो भी मैटर करेगा, है ना। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप फुल पेंशन नहीं त्यागना चाहते हो, आपकी पेंशन 50,000 हुई और आप चाहते हो कि 20,000 मिलती रहे, केवल 30,000 सेक्रीफाइस करना चाहते हो और उसके बदले में अमाउंट चाहते हो। ये भी होगा कितनी पेंशन आप त्यागना चाहते हो, कमिट कितनी कराते हो, उसे त्यागने को इंग्लिश में कमिट कराना बोलते हैं। कमिट कराना है कि उतनी पेंशन आगे से आप नहीं लोगे और उसके बदले में क्या चाहिए, लमसम अमाउंट चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो कितने परसेंट कमिट कराना चाहते हो ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन सब कैलकुलेशन से वो अमाउंट निकाला जाता है कि आपको क्या पैसा ऑफर करे। अब वो ऑफर करने वाला आदमी कम ऑफर करता है, एम्प्लॉय को चाहिए ज्यादा, तो दोनों के बीच में निगोशिएशंस होते हैं, तो उसके बाद एक रकम तय होती है। दोनों पार्टी अगर उस रकम पे एग्री हो गई तो फिर पेंशन कमिट करके मिल सकती है, अदरवाइज फिर जैसे मिल रही थी महीने के महीने वैसे लेते रहो। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज हो गई कि इस तरीके से डील होती होगी, फिर अपने को उस बात से मतलब ही नहीं। हमें कोई कमिटेड पेंशन का अमाउंट नहीं निकालना है, हमें वो अमाउंट मिलेगा, सवाल खुद बताएगा कि भैया ने 60% पेंशन क्या करा ली है, कमिट करा ली है, और उनको पैसे कितने मिले हैं, 10 लाख रुपए। बताओ इसमें कितना टैक्सेबल होगा, तो 10 लाख तो दे ही रखा होगा, हमें क्या करना उसका टैक्सेबल निकालना। तो कमिटेड पेंशन वो होती है जो आप लमसम अमाउंट एक बार में ले लेते हो, और जो महीने के महीने रिकरिंग बेसिस पे आपको मिलती रहेगी वो क्या होती है, अनकमिटेड। तो अभी मैं ये समझा रहा था कि कमिटेड पेंशन क्या होती है और अनकमिटेड पेंशन क्या होती है। तो जो कमिटेड पेंशन होती है ये आपको एक बार मिलती है। ठीक है, एक बार कमिट करा के ले लेते हो
और ये आपको क्या मिलती है, एवरी मंथ मिलती है। तो ये पेंशन एवरी मंथ मिलेगी और ये आपको कब मिलेगी, एक बार लमसम अमाउंट में मिलेगी। ये वर्ड लिखे रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जो एक बार मिलती थी वो है कम्युटेड और जो हर बार मिलती थी वो क्या है, अनकमिटेड। अब जो ये अनकमिटेड पेंशन मिलती है ये फुल्ली टैक्सेबल होती है फॉर ऑल एम्प्लॉय। ऑल एम्प्लॉय का मतलब है कि चाहे तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और चाहे बिना गवर्नमेंट वाले हो, ये क्या रहेगी आपकी, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, ये क्या रहेगी, फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। और जो कमिटेड पेंशन होती है ये डिपेंड करता है कि अगर आप ठहरे क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हो जाएगी फुल्ली एग्जाम, और अगर आप ठहरे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप क्या ठहरे बेटा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फिर से दो बातें। ठीक है, फिर से दो बातें क्या हैं कि जब आपका रिटायरमेंट हुआ था तो उस समय आपको ग्रेजुटी मिली थी या नहीं मिली। ठीक है, इफ ऑल्सो रिसीव्ड ग्रेजुटी, और क्या हो गया, नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो अगर ऑल्सो रिसीव ग्रेजुटी होगी तो जो एग्जेम्प्ट होता है वो होता है फुल वैल्यू ऑफ, इतना बड़ा नहीं लिख रहे, नीचे लिख देंगे फुल फॉर्म, फुल वैल्यू ऑफ कम्युटेड पेंशन। फुल फॉर्म नीचे लिख देंगे, जगह कम है ना। तो फुल वैल्यू ऑफ कम्युटेड पेंशन इनटू 1/3, क्योंकि ग्रेजुटी का मजा आपने लिया है तो कम एग्जेम्प्ट होगा, इसलिए 1/3 करना पड़ता है। तो जिनको ग्रेजुटी नहीं मिलती है उनका एग्जेम्प्ट का ये जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा होता है, 1/2 होता है। 1/2 बड़ा होता है 1/3 से। ठीक है, 1/2 50% होता है, 1/3 33.33% होता है। तो ये याद करने का तरीका है कि जब ग्रेजुटी नहीं मिलेगी तो फ्रैक्शन बड़ा वाला लगेगा 1/2, जब ग्रेजुटी मिलेगी तो फ्रैक्शन छोटा वाला लगेगा 1/3। अब तुम कहोगे ये सर ये क्या है फुल वैल्यू ऑफ कमिटेड पेंशन, तो ये रहता है FOCP का फुल फॉर्म है फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड, ये नहीं दे रखा होता है, ये निकालना पड़ता है। ठीक है, समझ लो फिर नोट कर लेना, कहीं भाग नहीं रहा, फोटो भेज देंगे। बाकी वैसे नोट्स में हमने सब लिख के दिया ही दिया है आपको, सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो इधर देखो बेटा बोर्ड पे, तो फुल वैल्यू ऑफ कम्युटेड पेंशन का अर्थ होता है, सवाल से कनेक्ट करा पाएंगे आप, इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो उसको कहा जाता है कि अगर 100% कमिट करा देते तो पेंशन क्या मिलनी चाहिए। जैसे इन्होंने देखो 2/3 कमिट कराया है, मतलब 2/3 कमिट कराया तो कितना पैसा मिल रहा है, तो बताओ अगर फुल कमिट कराते तो कितना पैसा मिलता है इनको। फुल का मतलब 1 होता है, कितना, 7/20, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल है, भी समझा रहे हैं केवल। ऐसे ही अगर आधी पेंशन कमिट कराई है तो कितना मिल रहा है, 270, तो फुल कमिट कराते तो कितना मिलता, 540।
यही होता है फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, क्या होता है? तो एग्जाम जो निकालते हो इसके लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। और इसका निकालने का अगर तरीका आपने सोचा है, कैसे निकालते हो? पहले लेते हो कम्यूटेड पेंशन और इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, किससे? फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज, जो भी सवाल में दे रखा हो। कभी ऐसे बोल सकता है 60% कमिट कराया, कभी ऐसे बोलेगा 2/3 कमारा, तो जो भी है उससे डिवाइड कर दोगे। फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड पार्ट, कितना पार्ट आपने कमिट कराया उसका फ्रैक्शन नीचे लिखते हो। जब वो नीचे लिखते हो ना तो फिर फ्रैक्शन में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इस सवाल बात करें तो 4/80 डिवाइड बाई 2/3, जब डिवाइड करते हो तो ये फिर रेसिप्रोकल चला जाएगा मैथमेटिकली, फिर ऐसे सॉल्व करते हो आप। 4/80 इंटू 3/, अब डिवाइड करके ना लिखना चाहे तो आदमी ऐसे लिखेगा। ठीक है, क्या? रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, कमिटेड फ्रैक्शन, वैसे भी लिखे सीखे। लेकिन फिर वो बच्चे फंस जाते हैं, जब लिखेगा 60% तो कहेगा आप रेसिप्रोकल कैसे करें। ये तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो। ऊपर कमिटेड पेंशन लिखनी है, नीचे कितना पार्ट कमिट कराया, परसेंटेज में होगा तो नीचे लिख दोगे, फ्रैक्शन में होगा नीचे लिख दोगे। उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? फुल वैल्यू ऑफ कमिटेड पेंशन निकल के आ जाए। समझ में आ रही बातें? पक्का? तो इस तरीके से कमिटेड पेंशन निकाली जाती है। इसकी फोटो शेयर कर देंगे आपको टेलीग्राम के अंदर, वो मिल जाएगी आपको। तो नोट करने का मूड हो तो आराम से नोट कर लेना कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर, जहां मन करे आपका। और बाकी ये सब भी ऑलरेडी नोट्स के अंदर लिखा है, बस नोट्स की भाषा में। एक बार वहां से भी दिखा देते हैं जिससे आपका कनेक्ट और अच्छा बन पाए। तो देखो इधर, पेंशन अगर अनकमिटेड है तो फुल्ली टैक्सेबल फॉर आर, कमिटेड पेंशन है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। नॉट ऑल्सो रिसीव ग्रेचुटी है तो फुल पेंशन का 1/3 क्या हो जाएगा? एग्जाम। नॉट रिसीव्ड होगा तो फुल पेंशन का कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा? 1/2। यही तो बताया था। और फुल पेंशन कैसे निकाली जा रही है उसका फॉर्मूला भी वही है। बस यहाँ क्या नहीं लिखा है कि अनकमिटेड पेंशन होती कौन सी है, और कमिटेड वो भी लिखना चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि अनकमिटेड पेंशन कौन सी होती है, जो आपको मंथली बेसिस पे हर साल मिलती, लिख लो। बाकी वो भी नोट कर लेना, ऐसा क्या है। तो अनकमिटेड पेंशन कौन सी होती है? जो आपको एवरी मंथ मिलती है। और कमिटेड पेंशन कौन सी होती है? जो आपको वन टाइम मिलती है, वो भी लमसम अमाउंट के। समझ गए? ये भी नोट करने का मन हो तो ये भी आराम से नोट कर लेना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ जगह खाली पड़ी है, यहाँ नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, एक दो पन्ने और इसमें लगा देना, कुछ और चिपका देना, उसमें नोट कर लेना, जैसा तुम्हारा मन करे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है। अब यार देखने में ज्यादा सुंदर लगता है ना, तो सुंदर से काम नहीं चलता, दिमाग में तुम्हारे क्या है उससे काम चलता है। अगर ऐसा हम बनाते तो जो यहाँ लिखा है 4 लाइनों में, वो लिखा जाता है आधे पन्ने में। और ऐसा हर चीज के लिए करते तो जो 4 4 लाइन का कंटेंट है वो आधे आधे पन्ने में आता। जो ये बुक बनी 191 पन्ने की, वो बनती 400 पेज की। तो मेंटली आप लोड में आते कि लो 400 पन्ना पढ़ना, ऐसे रिलैक्स है तो 191 पन्ना पढ़ना। इसीलिए नोट्स में नहीं किया हमने। तो हर चीज के पीछे एक वैलिड रीजन होता है, अपने को सब पता है।
ठीक है, इसलिए वो अप्लाई करा पाते हैं लोग। समझ में आ गया बेटा पेंशन? अब आओ दो चार सवाल कर लेते हैं, ऐसे समझ में आने से काम थोड़ा चलता है, अब तक सवाल आदमी ना करे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया था हम लोग का, इसके बाद आ जाओ जरा फोर्थ में। जहां पे हमें एग्जाम्ड अमाउंट निकालना है, इधर देखो अगर ध्यान से, क्या इसमें कुछ एग्जाम्ड होगा? इसका मतलब इस सवाल में इसका कोई ज्ञान नहीं लगेगा ना, क्योंकि इसका कुछ एग्जाम्ड ही नहीं होता। एग्जाम किसका होता है? केवल कमिटेड का। तो ये देखना है पहले कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं, और इनको ग्रेजुटी मिल रही है, तो इसका मतलब एग्जाम कितना होगा? फुल वैल्यू का 1/, तो बस आपको एक तो ये निकालना है फुल वैल्यू, फिर 1/3 कर लेना है, काम खत्म हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं फुल वैल्यू ऑफ कमिटेड पेंशन। वो कैसे निकाली जाएगी? कितनी कमिटेड पेंशन तुम्हें रिसीव हुई है और कितना पार्ट कमिट कराए हो। अब इसका जब सॉल्व करने बैठोगे तो ये जाएगा पलट, और ऐसे में आएगा कितना? 9,60,000। ये क्या निकला है? फुल वैल्यू ऑफ कमिटेड पेंशन निकला है। इसका जब 1/3 कर दोगे तो एग्जाम्ड अमाउंट निकल जाएगा, जो दिख रहा है ऊपर 3,20,000। समझ गए? इसी सवाल में अगर टैक्सेबल वाला निकालना होता तो इसका भी ज्ञान लगता ना, तो हमें ये भी निकालना पड़ता ना कि ये कितना टैक्सेबल होता, तो इसका भी टैक्सेबल निकालते। इसका पहले कैसे टैक्सेबल निकालते? 320 तो एग्जम्प्ट होता, मिला कितना था माइनस कर लेते, तो कमिटेड का टैक्सेबल आता 4,00,000 रुपया, ये तो रहता ही रहता, और प्लस इसका जो मंथली मिलता का अलग से टैक्सेबल करते। तब आपको यहाँ डेट वेट दे रखी होती कि कब रिटायर हुआ है, कब से मिलना चालू हुआ है ना, वैसे सवाल में वो भी देगा। जब उसको पूछना होगा, जरूरत के हिसाब से आपको मटेरियल देगा, है ना। मम्मी को जब चाय बनवानी होगी तो दो दो चीनी चाय पत्ती देंगी, जब पूरा खाना बनवाना होगा तो और राशन देंगी आपको, जैसा बिग बॉस में होता है ना। राशन में मार हो जाती है, बिग बॉस देखा ना तुम लोग? नहीं देखते कभी? नहीं देखा? बहुत बुरी चीज है, ना देखा करो। एक बार हमने देख लिया था, दिमाग खराब हो गया था। बिग बॉस में सबसे खराब लगता है, पहले बिग बॉस लड़वाएंगे आपको, ठीक है, मतलब ऐसा टास्क देंगे कि लड़ाई हो, और फिर कहेंगे लड़का है रो। अब अपना काम ही तुम साला ऐसा करने के लिए बोल लो कि लड़ाई हो पे करे। बहुत बेवकूफी वाला लगता है हमें, क्या बताया जाए। चलो आगे सवाल देखते हैं बेटा कैसे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ए रिटायर हुए फ्रॉम द सर्विस कब? 31/3। नजरे बोर्ड पे रहें, जब तक 4-5 सवाल किसी टॉपिक के करा नहीं दिए जाएंगे और सब समझ नहीं लोगे। कुछ बच्चों को जानते हो क्या लगता है कि इतना समझ लिया आप सवाल सवाल लगा लेंगे, बस वही गलत फहमी में जीते हैं। एक सवाल नहीं लगेगा उनसे सही से, हो सकता है ये पहला वाला लग जाता बस, उसके बाद यहाँ फंस जाएंगे। जब तक आप 4-5 सवाल डिटेल में समझोगे नहीं, तब तक वो एबिलिटी जनरेट नहीं होती, इसीलिए तो कराने पड़ते हैं। वरना अगर ऐसा होता, इतना समझाने के बाद सवाल लग जाते, तुम काहे यहाँ फालतू बैठ के करवा रहे हो, इतना समझा देते, कह देते बेटा लगा के लाना। सबसे लगने वाले होते जैसे स्टैट्स में होता है, समझ लो, मेन मीडियम अमाउंट समझा देंगे, फॉर्मूला होता है, एक सवाल करके दिखा देंगे, तो बेटा एक्स ऐसे लिखते हैं, एफ ऐसे लिखते, फिर गुणा कर देते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सवाल समझा देना, कहीं लोग 50 सवाल लगा के लाना होगा, तो उसमें सब सिमिलर सवाल होते हैं। यहाँ साला एक सवाल दूसरे सवाल से मैच करता ही नहीं है, इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तब आपका दिमाग उस रूप से डेवलप होता है, फिर आप विभिन्न प्रकार के सवाल लगा पाते हो।
तो जितने सवाल आपका दिमाग खोलने के लिए जरूरी होते हैं हम उतना ही लिखते हैं, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, जहां जितनी नीड है जिस चैप्टर में उतना ही सवाल यहाँ दिए गए हैं। तो 31/3/24 को रिटायर हुए हो और पेंशन मिलना कितनी चालू हुई है, 30,000 रुपया महीना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जब रिटायर हो तभी कमिट करा ले। कुछ लोग होते हैं कि 2-4 महीना पूरी पूरी पेंशन ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि लाओ अच्छा कमिट करा लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इमीडिएटली कमिट कराना होता है। ठीक है, ऐसा भी सवाल बना सकता है कि 31/3/24 को रिटायर हुए हैं तो अप्रैल से पेंशन मिलना चालू होगी ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरी पेंशन लपेटे है कितना, 30,000 महीना। और 1 तारीख को एकदम सुबह सुबह सपना आ गया इनको कि नहीं भैया पेंशन कमिट कराना चाहिए, तो अब क्या करा लेंगे, 1/4 कमिट करा लेंगे। तो आपको पहले मंथली पेंशन इनकी निकालनी है। जो भी सवाल होते हैं वो असेसमेंट ईयर कब के होते हैं, आपको सोचना 24-25 के बारे में, प्रीवियस ईयर के बारे में। तो 24-25 में इनको जो मंथली पेंशन मिली होगी वो कब और कितनी कितनी मिली होगी। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने तो मिले होंगे 30,000 रुपया। उसके बाद की तफरी सोचना, 1/4 कमिट कराए हो ना तो 3/4 तो अब भी मिलती रहेगी। ठीक है, 1/4 कम करना मतलब क्या है कि 1/4 हम सेक्रीफाइस करेंगे, 3/4 तो अभी भी मिलेंगे। तो आगे फिर मिलेगा आपको जनवरी में पेंशन, लेकिन 30 नहीं मिलेगी, 1/4 नहीं मिलेगी। तो या तो 1/4 निकाल के 30 से घटा दो तो कितनी मिलेगी पता चल जाएगी, या सीधा 3/4 निकाल दो ना भाई। अगर एक में से 1/4 माइनस करो कितना बचा है, 3/4। तो 1/4 निकाल के घटा लो, 30,000 का 1/4 अगर 4 देखें तो 7,500 हो रहा है। मतलब 7.5 तुमने त्यागे हैं, 7.5 सेक्रीफाइस करे हैं, यानी अभी भी कितने मिले रहेंगे आपको, 22,500 अभी मिलता रहे। तो इस साल जो 24-25 का साल है उसमें जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने आपको 22,500 मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी अनकमिटेड पेंशन मिले निकलेगी 30,000 इंटू 9 और 22,500 गुणे 3। समझ में आ रही बातें, जहां ना समझ में आए मुंह खोल के दोबारा पूछ लेना, मुंह खोलना पड़ेगा। हाँ बेटा, किसी को ये पॉइंट ना समझ में आया हो फिर से पूछ सकता है। सबको क्लियर है, आगे चले फिर हम लोग समीक्षा। क्या बेटा, क्या कमिटेड क्या अनकमिटेड वाला, कमिटेड निकाली कहाँ, अभी तो हम अनकमिटेड निकाल रहे हैं। ये है आपका प्रीवियस ईयर 24-25। इस प्रीवियस ईयर में होते हैं 12 महीने, 1 2 3 3 3 6, 1 2 3 3 3 6, जनवरी फरवरी मार्च, नहीं गलत लिख दिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ये जो है वो 2025 वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक 2024 वाले। इतने समझदार तो है ही हो। अब बताओ अप्रैल में इनको कितनी पेंशन मिली होगी, बहुत बढ़िया। मई में 30, दिसंबर तक 30 मिलेगी, यही है ये 30,000 इंटू 9 जी। ठीक, आगे जब इस तारीख को तुमने 1/4 पेंशन कमिट करा लिया, कमिट का मतलब ही होता है कि इतनी पेंशन आगे से नहीं लोगे। ठीक है, अपनी पेंशन का 1/4 हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो उसके बदले में तो मिल रहा 7 लाख रुपया, तो कुछ छोड़ो तभी तो कुछ मिलेगा, ये सब ले ही लोगे, 1/4 छोड़ना पड़ेगा। तो 30,000 मिलते थे, इसका 1/4 निकालो, 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/4। तो 30,000 इंटू 1/4 कितना आया, इसका मतलब 7,500 आगे से नहीं मिलेंगे, बाकी मिलेंगे। तो 30,000 थे, 7.5 नहीं मिलेंगे तो कितना मिलेगा,
वही 22,500 यहाँ लिखा है, यहाँ का 22,500, यहाँ का 22,500, यहाँ का। आप समझ गए? वापस आ जाते हैं। ये तो समझाने वाली बात थी। तो कभी कभी समझाने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, लेकिन अब क्या किया जाए भाई, कि एक बार दिमाग में सेट हो जाती हैं बातें, एक बार होता ना गलत चीज दिमाग में बैठ गई तो हर सवाल में गलत कराएगी, सही चीज बैठती तो हर सवाल में सही होता है। तो इसलिए बैठाते समय बहुत ही ध्यान पूर्वक चीजें समझनी होती हैं। तो आई थिंक अनकम्प्लीटेड वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, कोई परेशानी? और अभी आगे कराएंगे, एक सवाल में पहले और अनकम्प्लीटेड करा देते हैं, जिससे अनकम्प्लीटेड की लकीर एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर वापस आगे करेंगे। मिस्टर रेड्डी रिटायर हुए प्राइवेट सर्विस से, कब? अब यहाँ अप्रैल से पेंशन नहीं मिलेगी, मई से मिलेगी। यानी 24-25 के दौरान देखो, तो अब इनको 11 महीने की पेंशन मिलेगी इस साल, क्योंकि रिटायर अप्रैल में हुए। तो हर जगह नहीं कि 12 महीने का लिखियो, 9 इधर तो 3 इधर, ऐसा नहीं चलिए। यहाँ तो आपको आपको केवल मई से लिखना पड़ेगा, मई से लेके मार्च तक, मतलब 11 महीने का टोटल लिखना। अब आगे तफरी देखना। 6,000 पेंशन इनको मिलना स्टार्ट हुई, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना पूरी 6,000 की पेंशन लपेटी ने। दिसंबर आ चुका है, दिसंबर चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, आधी पेंशन कमिट करा रहे हो, तो रिमेनिंग आधी मिलेगी, ये वाली आधी नहीं। ठीक है, ये वाली तो नहीं मिलती, इसके बाद जो आधी बची वो मिलेगी। तो 6 में आधी नहीं मिलेगी, उसका तो 3 नहीं मिलेगी, और 3 वो वाला 3 लिख रहा है, दूसरा का 3 इंटू 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ऐसा करके जोड़ोगे तो 57,000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो बेटा जो भी पेंशन में आदमी गलत करता है वो इसी में गलत करता है, क्योंकि इसका तो सिंपल सा फॉर्मेट है, वो अप्लाई कर देता है, निकाल ही ले जाता है आदमी। जो गड़बड़ी करता है इंसान वो किसमें करता है, इसलिए 3-4 सवालों में अनकम्प्लीटेड अनकम्प्लीटेड पहले खेल के दिखाई दे रहे हैं, इससे वो गड़बड़ी तुम्हारे दिमाग से क्या हो जाए, मिट जाए। एक बार वो गड़बड़ी मिट गई तो आगे कर पाएंगे हम लोग, मजे की बात हो जाएगी। चलो बस इतने ही सवाल से गड़बड़ी मिट गई होगी, फिर आगे भी करेंगे और सवाल। वापस आ जाते हैं ट्रैक पे। तो कोई भी एक कंप्लीट कर लेते हैं पहले, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। चलो पहले 6 वाला ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 57 समझ में आ रहे होंगे, कमिटेड में कितना मिला। अब इनको ग्रेचुटी भी मिल रही है, इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कमिटेड पेंशन का 1/3 एग्जाम्प्ट होगा। और फुल वैल्यू कैसे निकालोगे, कमिटेड पेंशन मिली कितनी और कमिट कितना कराए हो, ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, पलट जाता है। और 6 लाख का 1/3 निकालोगे कितना आएगा, 2 लाख। 3 लाख में 2 लाख एग्जाम्प्ट हो गया, तो 1 लाख ये टैक्सेबल हो गया, और ये तो पूरा पूरा टैक्सेबल होता ही है। तो टोटल टैक्सेबल पेंशन कितनी आ गई, 157। अब समझ में आ रहा होगा सारा गेम आपको। ठीक है, नोट कर डालो। एक सेकंड बेटा दिखा रहे हैं, ये लो। ये ले लेना। हाँ बेटा, कंप्लीट हो जाए बता दीजिएगा।
अब बेटा हटा दिया जाए पक्का। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सोल्यूशन देख लेते हैं। कमिटेड पेंशन मिली इतनी, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, फुल वैल्यू ऑफ कमिटेड पेंशन 7 लाख मिल रहा है और 1/4 कमिट करा रहे हो। कितना आया, 28 लाख ना। अभी तक देखो बोर्ड पे नजरे, बोर्ड पे वापस आ जाए, इनको ग्रेचुटी मिल नहीं रही है, तो कितना एग्जाम्प्ट होगा, इस 28 लाख का 1/2, कितना हुआ 14 लाख, लेकिन हमने 7 ही लाख लिखा है। तो कभी भी रिसीव से ज्यादा एग्जाम्प्ट नहीं होता, ये पूरी दुनिया का नियम कानून है इनकम टैक्स के अंदर। कोई भी एग्जाम्प्ट अमाउंट कभी भी रिसीव को पार नहीं करता। तो रिसीव ही 7 लाख हुआ तो 14 माफ करके माइनस में 7 फिर लिख सकते हैं। तो कितना एग्जाम्प्ट होगा, सिर्फ ये बात सिखाने के लिए सवाल बनाया गया था। ठीक है, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये नील आ जाएगा और ये तो रहेगा ही रहेगा टैक्सेबल। तो 337,500। तो कभी भी किसी भी चीज का, चाहे वो कोई अलाउंस हो या कोई ये चीज हो या हाउस प्रॉपर्टी हो, कभी भी रिसीव से ज्यादा कोई चीज एग्जाम्प्ट नहीं होती। ठीक है, रिसीव से ज्यादा कभी भी कोई चीज भी एग्जाम्प्ट नहीं होता है। तो यहां लिख लेना, एग्जाम्प्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, एग्जाम्प्ट नेवर बी ग्रेटर देन, ये लाइन जैसे पढ़ोगे और यादें ताजा हो जाएंगी क्लास की, तो आपको ये दर्द नहीं सताएगा रिवीजन करते समय कि यहाँ 14 नहीं लिखा गया का है। तो कभी भी कोई एग्जाम्प्ट अमाउंट रिसीव से कदापि ज्यादा नहीं हो सकता, और कदापि को इंग्लिश में नेवर कहा जाता है। हमारी हिंदी भी उतनी अच्छी है जितनी इंग्लिश, जितनी की कॉमर्स। तुम्हारे सारे सब्जेक्ट थोड़ा बैलेंस हैं। संस्कृत थोड़ी मेरी खराब थी, तो इसलिए नवी पंडित ने ताला काम शुरू कर सकते थे हम आगे। तो संस्कृत मेरी थोड़ी खराब थी, बाकी सब्जेक्ट बड़े आते। हटा दिया जाए बेटा, हो गया। चलो एक और सवाल करते हैं और मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास खत्म होते ही समझ लो आपने एग्जाम के लिए, सीएमए वाले एग्जाम के लिए 7-7 नंबर के 3 सवाल लपेट दिए हैं अब तक। एक रेजिडेंशियल से आएगा ही आएगा, एक हाउस प्रॉपर्टी से आएगा ही आएगा, और एक सैलरी से आएगा ही आएगा। और यूजली देखा गया है कि इन तीनों चैप्टरों में से कम 2 चैप्टर के एमसीक्यू वगैरह भी आ जाते हैं। तो अगर मान लो इन चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर के एक एक एमसीक्यू आ गया, 2-2 नंबर का एमसीक्यू हो जाता, 4 नंबर वो लपेट दोगे, 25। समझ रहे हो, तो मतलब 1/4 पार्ट टैक्स का मोटा मोटा क्या कर लिया आपने, पढ़ लिया है नंबर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कोर्स कंटेंट के रिस्पेक्ट में भी हो गया है। 1/4 टैक्स खत्म हो रही इनकम टैक्स, 1/4 से थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि देखो इस समय किस पेज नंबर पे चल रहे हो और है कितने, परसेंटेज निकाल सकते हो, तो निकालना बचपन से आता है तुम लोग। 52 डिवाइड बाई 191 इंटू 100। और अभी 52 में कहाँ, अभी थोड़ा ये भी सब यही आज ही हो जाएगा ना, यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो जो 52 बटे करना चाह रहे थे, और ये भी तो हो चुका है ना हम लोग का, एचपी भी तो हो गया है, और आगे जाना पड़ेगा, 70-80 पहुंच जाओगे। परसेंटेज कितना ज्यादा चला जाएगा समझ सकते हो। तो मोटा मोटा 1/3 इनकम टैक्स खत्म हो गई है, 1/3 ऐसा समझ लो तुम। तो लग रहा था कि भाई टैक्स शुरू ही हुई, लेकिन धीमे धीमे करके देखो 1/3 खत्म भी हो गई। तो इसलिए कोर्स खत्म होने में, खासकर हमारा कोर्स खत्म होने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है। अपना एकदम सिस्टम बना हुआ है ना, अपने दिन के दिन टारगेट है कि आज यहाँ तक कराना है, कल यहाँ तक कराना है, वो सोचने ही पड़ते, अपने ऑटोमेटिकली बने हुए इतने सालों का पैटर्न। तो अपने आप फ्लो में चीजें होती रहेंगी और आराम से खत्म होती रहेंगी।
आपका काम है जो पीछे हो चुका है उसको समेट के रखना। ठीक है, रहता तो डेली फैलता जाएगा और चीजें आती रहेंगी मार्केट में। आपका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो पहले पीछे चीजें हो गई हैं उनको दिमाग में समेटे रहना, उनकी प्रैक्टिस करते रहना, उनको रिवीजन करते रहना। ठीक है, इसलिए समझ सकते हो कि अब 1-1.5 महीने पढ़ने के बाद, ठीक है, अब आपका ये समझ के चलो कि आपका 80% समय रिवीजन पे बीतना चाहिए। 75%, 80% समय क्या है, रिवीजन पे बीतना चाहिए। जो लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं सारी चीजें, इतना कंटेंट पढ़ाया जा चुका है। कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी 100% खत्म हो गई है। टैक्स 33%, एक तिहाई मान लो। लगभग लगभग लॉ भी इतनी हो चुकी होगी, एक तिहाई। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तुम लोग ने तो पढ़ा ही है, समझ लो। थोड़ा सा भी एक हफ्ता और बीतेगा, ये 33% दिख रहा है वो 40-50% में हो जाएगा अगले 7-8 दिन में। और 50% ये हो गया, 50% वो हो गया, तो 50-50 मिला के एक सब्जेक्ट समझ लो मोटा मोटा और खत्म हो गया। 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते, 2 निपट गए हैं बड़े बड़े। समझ लो, कॉस्ट पूरी हो गई, लॉ 50 हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी, काफी हो जाएगा आपका। तो रिवीजन करने में आपका समय आपका ज्यादा लगना चाहिए। डेली वाला पढ़ने में तो जो लगाना लगाना ही लगाना है, तो घर जाके वही करना होता है। पहले डेली वाला काम निपटाना होता है, जो डेली पढ़ाया गया है वो अपना रिवाइज कर लिया घंटे घंटे 1.5 घंटे में। लॉ वाला रिवाइज कर लिया घंटे 1.5 घंटे में। मैक्सिमम 2-2.5 घंटे से दोनों सब्जेक्ट में मिला के समय डेली वाली पढ़ाई में दोबारा नहीं लगाना होता है उस दिन। हमें तो रिवाइज करना होता, तो जितना मतलब हम लोग पढ़ा रहे कोई और पढ़ा रहा होता हमारी जगह पे। हमें तो प्रैक्टिकली समझ के चलो 1 घंटा देना पड़ता इन दोनों सब्जेक्ट को रिवाइज करने के। ना मानो तो कोई और अलग चीज इनकम टैक्स तुम्हें आती है, कोई और फिजिक्स पढ़ा दो हमें 1 घंटा, तुम्हें जो आता हो, तुम्हें जो आता हो वो तो हमें 2 घंटा पढ़ा देना। हम तुम्हें अगले 15 मिनट में ही रिवीज करके सब बता देंगे वापस। 15 मिनट का समय दे देना हमें, उसका तुरंत ही टेस्ट लेना हमसे, हम दे देंगे। सिर्फ 15 मिनट से उस 2 घंटे में जो आप हमें पढ़ाओगे। और अगर रिवीजन ना भी करें तो इधर 2 घंटे में पढ़ाना, और फिर तुम कहोगे सब तुरंत तो याद ही रहता है, 4 दिन बाद टेस्ट ले लेना हमसे। हम एक भी दिन ना रिवाइज करें, पास होने वाले के नंबर तो 4 दिन बाद भी निकाल देंगे। 50% तो चाहिए पास होने के लिए, हर सवाल सही थोड़ी नहीं करना। मान लो 4-5 सवाल तुमने दिए, 2-3 सही कर लेंगे, पास हो जाएंगे। तो अगर सही से आप क्लासेस में पूरा दिमाग लगा के चीजें पढ़ते हो, इधर उधर दिमाग आपका नहीं लगा रहता है, तो आपको रिवीजन करने में घर में जाके कम समय लगेगा। जो बच्चे दिमाग कम लगाते हैं क्लास के अंदर, इधर उधर बातों पड़े रहते हैं या कुछ और दिमाग में चल रहा है, बैठे क्लास में सोच किसी और के बारे में रहे, दिमाग में कुछ और चल रहा है कि वहां पिकनिक पे जाना है, यहाँ करना, वो करना है, आज उससे मिलना, आज से मिलना, दिमाग वो सब चल रहा है, तो पढ़ाई कहाँ सही उनकी चल रही है। होता खाना पूर्ति हो रही, क्लास में बैठे। इसीलिए जब क्लास में बैठो तो आप पूरा दिमाग आपको क्लासरूम में लगाना। तो रिवीजन में आपको उस चीज के रिवीजन में थोड़ा कम समय देना पड़ेगा डेली में। भाई 2 घंटा बैठते तो है ही हर आदमी, समय तो जा ही रहा, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो। जो मन लगा के पढ़ेगा उसका घर वाला समय थोड़ा कम लगेगा। मन लगा के नहीं पढ़ेगा तो यहाँ भी 2 घंटा लगाएगा, घर में फिर 2 घंटा लगाएगा, 3 घंटा लगाएगा, तो उसको रिवीजन का समय क्या होता है, कम पड़ जाता है। उधर सारा दिन तो सब वही पढ़ते रहता है, रिवाइज क्या करे। तो इसलिए क्लासरूम में आप सही से बैठोगे, रिवीजन करोगे। जो बच्चे जैसे 4-5 बच्चे क्लासरूम में हैं जो बैच रिपीट कर रहे हैं, किसी वजह से उनका नहीं निकला या किसी का अटेम्प्ट ही नहीं आया था अभी, और अगर उनसे कभी पूछोगे तुम तो कहेंगे सर पिछली बार से ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्यों लग रहा तुम्हें ऐसा? नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है बताओ? नहीं, मैं पिछली बार के कंपैरिजन में अगर 1% भी वेरिएशन डालें तो प्लस है या माइनस, समझ लो। हर बार ये मान समझ के चलो कि हमारी लगभग लगभग एफिशिएंसी 5% तो बढ़ ही जाती है, मतलब खराब नहीं है एकदम सुपर, लेकिन हर बार 5% अपने आप इंक्रीज हो जाता है मिनिमम।
ये जो बैच रिपीट करता है कभी कभी वो फील कर पाता है, और वो इसलिए भी फील करता है क्योंकि वो एक बार पढ़ चुका है ना ऑलरेडी सारी बातें, थोड़ा क्लास में लाइट महसूस करता है कि भाई ये तो पढ़ाई हुआ, एक बार और रिवाइज कर, तो रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा होता है क्लास में वो। तो कभी कभी उसको ऐसा महसूस होता है कि भाई, तो हर बार इफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है अपनी। तो तुम भी पढ़ाने में और एफिशिएंसी बढ़ाओगे, हर दिन सोचो कि पिछले दिन जो हमने किया था उससे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना, एक एक परसेंट भी बढ़ा लिए तो एक महीने बाद 130% पे हो जाएगा तुम्हारा। हर दिन 1% बढ़ाते हो, 30 दिन में 30% बढ़ जाएगी। आधा आधा परसेंट भी बढ़ा लिए तो बहुत है, इतना समझ लो तुम। तो इसलिए हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं, हर चीज नई पढ़ाई जाती है, उसमें आपको घर में रिवीजन में कम समय देना पड़ेगा। अगर क्लास में आप डेली आते हो, सही तरीके से बैठते हो, सही चीजें अडॉप्ट करते हो, सही तरीके से सीखते हो। सीखने में समय लगाना होता है, सीखने में दिमाग लगाना होता है, बस एक बार सीख में आ गया तो हर सवाल लगा ले जाओगे। कुछ बच्चों की परेशानी होती है कि वो जल्दी चीजें भूल जाते हैं, और उसका कोई इलाज हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के ऐसे मतलब एक वो रहता है कि सर हम जल्दी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये कमी याददाश्त की है, या आप चीजें रिटेन नहीं रख पाते हो, और ये इसलिए होता है कि तुमने मन लगा के पढ़ाई नहीं करी। प्रॉब्लम इसमें जानते हो क्या आती है, आदमी पूरे इफर्ट लगा के काम नहीं कर रहा होता है, तभी वो उसको चीजें याद नहीं रहती। सुबह चाय पीना तो नहीं भूल जाते हो, वो डेली तुम्हें याद रहता है, इतने साल हो गए तब भी तुम नहीं भूले, क्योंकि वो तुम डेली पीते हो, इसलिए तुम्हें याद रहता है। कुछ काम ऐसे हैं जो तुम महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार करते होगे, वो भूल जाते हो, वो स्किप हो जाता है, क्योंकि वो महीने में तुम एक बार कर रहे हो। जैसे कुछ काम होते हैं महीने की, बिजली का बिल जमा करना है, या ऑनलाइन जमा करा, ऑफलाइन तो महीने में एक बार तो जमा ही करना होता है। अब मान लो पापा ने तुमको कर रखा है कि बेटा ऐसा करा करो कि हर जैसे महीना आया करे 1-2 तारीख बिजली का बिल जमा करा देना करो, लेकिन तुम्हारा वो काम ही होता है महीने भर में एक बार, तो कभी कभी बच्चा भूल जाता है। 5 तारीख को याद आ रहा है बिजली का बिल नहीं भरे, पापा जब फिर से फोन करते हैं, बिजली बिल नहीं भरे क्या, मैसेज आ रहा है, अरे भूल गया, आज ही भरवा देते। क्यों, महीने में तुम एक बार करो इसलिए मिस हो जा रहा है। जो काम आप डेली डेली करोगे वो थोड़ी ना भूलोगे आप। अगर पढ़ाई को आप रेगुलर बेसिस पे लाओगे तो भूलने के चांसेस कम होंगे। जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है तो भूलते बहुत ज्यादा हो। तो पालो मेरी बात को, चलो वापस आ जाओ। तो क्लास में बड़ा मन लगा के बैठना होता भैया, ये कहना चाह रहे थे हम इनडायरेक्टली। वापस आ जाते और सवाल करते हैं बेटा। एक्स रिटायर होते हैं फ्रॉम सर्विस 30 नवंबर 2024 को। ही इज रिसिप्ट ऑफ द 9,000 पर मंथ एज अ पेंशन अप टू 31 जनवरी 25। तो 31 जनवरी 25 तक तो 9,900 ले रहे थे। रिटायर कब हुए हैं, तो दिसंबर जनवरी 2 महीना तो हुए ना, तो 2 महीने तो इनको कितने मिले हैं, 9,000 रुपए। फिर से समझना इधर, तो नवंबर और दिसंबर नहीं, दिसंबर और जनवरी 9,000 मिला। और फरवरी से क्या करें इन्हें, 2/3 कमिट करा ले इन्हें। अब 9,000 का 2/3 होता है 6,000। 6,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 3,000 आगे भी मिलता रहेगा। तो अब बचे ही इस साल में 2 महीना है, फरवरी और मार्च। तो इस तरीके से अनकमिटेड पेंशन 24,000 आई है। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे फलाने हो, कुछ भी हो, ये वाला तो पूरा ही टैक्सेबल होता है। इसलिए तीनों में 24-24 लिखा है, जो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अनकमिटेड में रिसीव तो आपको 480 हुआ है, तो तीनों में 480 लिखा है, लेकिन टैक्सेबल 480 नहीं होगा, टैक्सेबल अलग होगा। उसके लिए आपको एग्जेम्प्ट निकालना पड़ेगा। इधर देखो बेटा बोर्ड पे, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। 480 मिला था,
480 एग्जाम्प्ट हो गया, टैक्सेबल कुछ नहीं हुआ। 480 मिला था, 480 एग्जाम्प्ट हो गया, टैक्सेबल कुछ नहीं हुआ। तो इसका टैक्सेबल हुआ 24,000, इसका कुछ नहीं। इन दोनों को जोड़ के टोटल कितना आ गया? 24,000। 24,000 इसका, इसका कुछ नहीं, जोड़ कितना हो गया? 24,000। इस वाले में एग्जाम निकालना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले फुल वैल्यू ऑफ कमिटेड पेंशन। 480 मिल रहा है और 2/3 आप कमिट करा रहे हो, तो ऐसा करते हो तो फुल वैल्यू आ रही 7,20,000। और यहाँ जो एग्जाम्प्ट होगा तीसरे वाले केस में, है ना, तो छोटा ए है, छोटा बी है, छोटा सी है, तो जो एग्जाम्प्ट होगा केस सी के अंदर वो फुल वैल्यू ऑफ कमिटेड पेंशन, और इनको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, तो 1/2। तो एग्जाम्प्ट हो गया 360, टैक्सेबल हुआ 120, 124, 120 जोड़ दोगे, टोटल टैक्सेबल हुआ 1,44,000। अब सब समझ में आ रहा होगा एकदम मस्त से। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? नोट कर डालो इतना। और जैसे ये 7 वाला कराया गया है, वैसे ही शायद एक सवाल और है, आगे मिलेगा, लेट मी चेक। जो नहीं है वही था, करा दिया गया। 8वां है उसी के जैसा मोटा मोटा, ठीक है, लेकिन 8वें और 7वें में डिफरेंस है। यहाँ कह रहा था टैक्सेबल पेंशन बताओ, तो यहाँ जानते हो क्या कही रहा? टैक्सेबल बताओ लेकिन कम्यूटेड वाला, कम्यूटेड में कितना टैक्सेबल होगा वो बताना है। तो इसलिए इसके कैलकुलेशन में अनकम्यूटेड गायब, क्योंकि हमको बताना ही है क्या कि कम्यूटेड पेंशन में कितना टैक्सेबल होगा। यानी इस सवाल के अगर देखें तो खाली ये बी वाला अमाउंट निकालेगा, तो उसका आंसर उस तरीके से दे रखा है, तो ये होमवर्क हो जाएगा, घर में आराम से लगाना, खेलना। नोट हो जाए बता दीजिएगा। एक और चीज पढ़नी छोटी सी, फिर टॉपिक खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर। हाँ बेटा, हटा दे, नोट हो गया। एक टॉपिक छोटा सा और बचा है, वो देख लो। तीसरा टॉपिक है भैया किसका? लीव इन कैशमेंट का। इसका है लीव। अब देखो, लीव का मतलब होता है छुट्टी, और इनकैशमेंट का मतलब होता है किसी चीज को कैश में कन्वर्ट कराना। जैसे कभी कभी कोई बच्चा हमें चेक दे देता है, या कहीं और से कोई पेमेंट आती तो चेक में आएगी, फिर हम क्या करते हैं, उसको चेक इन कैश कराने बैंक में जाते हैं, या किसी को भेज के अपने अकाउंट में उसको हम कहते हैं कि चेक इन कैश कराने जाते हैं, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट कर। तो अब इसका क्या मतलब? छुट्टी कैश में कन्वर्ट करा लो तो हर आदमी छुट्टी में पड़ा रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है ये समझो, कि हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें कुछ फिक्स दिन की छुट्टियां हर साल एक्स्ट्रा देता है एज अ कैजुअल लीव। कभी आपको बुखार आ गया, कभी कुछ स्कूल कॉलेज में जाना पड़ गया अपने बच्चों के या भाई बहनों के, या कुछ और सरकम चांसेस आ गए जहाँ पे आपको छुट्टी की जरूरत होगी ना, तो फिर क्या चाहिए आपको? छुट्टी चाहिए। ये छुट्टी, जो छुट्टियां रेगुलर मिलती हैं, संडे को बंद रहता है या होली दीपावली में ऑफिस बंद रहता है, उनके अलावा ले सकते हो। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन साल भर में 30 दिन की, कुछ साल भर में 40 दिन की, कुछ साल में 25 दिन की, कुछ साल में 15 दिन की, कुछ साल में 2 महीने की, कुछ तो ऐसे साल साल भर में 3 3 महीने की छुट्टी, मतलब 90 90 दिन की छुट्टी ऑफर करते हैं। ये ना पूछना कि कौन सही से ऑर्गेनाइजेशन में वही नौकरी करेंगे, वो भगा देंगे तुम्हें। ठीक है, तो कहाँ कितने दिन की मिलती है वो गूगल पे चेक कर लेना, वो आपका काम है, हमारा काम है
कि उन छुट्टियों में अगर आप छुट्टियां आप नहीं लेते हो, मान लो आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जहां पर उसने आपको 40 दिन की सालाना छुट्टी ऑफर करी, अब 40 दिन की छुट्टी मिली, एक साल आपके हो गए, लेकिन आपने छुट्टी ली सिर्फ 25 दिन की, तो 15 दिन का क्या मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अगले साल आपने 40 में 30 दिन की ली तो 10 दिन का पैसा मिल जाएगा। उसके अगले साल 40 में तुमने 40 दिन की लिख दी तो कुछ नहीं मिलेगा अलग से, ये पैसा अलग से मिलता है रेगुलर सैलरी के अलावा। दूसरी बात, इस पैसे में अलाउंसेस वगैरह का पैसा नहीं मिलता, परक्यूजर्स का पैसा नहीं मिलता। इसे कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं, तुम्हारी बेसिक सैलरी मान लो 30,000 महीना है, डीए 15,000 महीना है, बेसिक सैलरी कितनी है 30,000, डीए कितना है, और बाकी जो अलाउंसेस और परक्यूजर्स है वो मान लो महीने के 30,000, वैसे कितना हो रहा है 75,000। 30 दिन मान लो काम करते हो तो एक दिन का कितना बड़ा मोटा मोटा निकालो, 2500। अब मान लो तुमने 4 छुट्टी नहीं ली होती, तुम सोचते हो तुमको 10,000 मिलेंगे ना, ऐसे नहीं मिलता। छुट्टियों के बदले में जो पैसा मिलता है वो बेसिक सैलरी और डीए वाले के हिसाब से मिलता है। तो एक दिन का अगर बेसिक सैलरी देखो तो 1,000 हो रही है, और एक दिन का डीए देखो तो 500 हो रहा है, तो जो छुट्टियां लोगो उसमें 1,500 के हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा। वैसे ये हमें सवाल में निकालना नहीं होगा, जो कितना पैसा मिला है वो सवाल खुद ही बता देगा। फिर भी बता दिया आपको कि बेसिक सैलरी और डीए का ही पोर्शन मिलता है, बाकी अलाउंसेस और परक्यूजर का पोर्शन आपको छुट्टियों वाले पैसे में नहीं। जानकारी के लिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे निकालने पड़ते हैं आपको, देखो इधर बेटा, फिर यही कहानी आएगी ग्रेचुटी वाली। अगर ड्यूरिंग द सर्विस ले लिए हो, डेथ के बाद मिल रही है घर वालों को, फुल्ली एग्जाम, और अगर रिटायरमेंट के समय मिल रही है तो फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए फुल्ली, और अगर नॉन गवर्नमेंट हुए तो इन चार में से जो छोटा वाला अमाउंट निकलेगा वो एग्जाम हो जाएगा। चार में से लोअर, पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल कितना लीव इन कैशमेंट मिला। दूसरा स्टैच्यूटरी लिमिट है 25,000 रुपए की, क्या लिखा आगे भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब इसका भी मतलब है बताएंगे, क्योंकि यहाँ भी तो नहीं बताया था, यहाँ भी नहीं बताया था, बताएंगे, सब रख लो थोड़ी सी, क्योंकि अभी देख रहे हो कि इतने सवाल लगा लो कहीं नहीं आवा, एक्सेप्शनल केस में कभी कभी आ जाता है, मीनिंग समझा देंगे तो वहां भी डील कर पाओगे। तीसरा क्या निकालना है 10 × एवरेज सैलरी, और चौथा क्या निकालना है एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ मंथ ऑफ लीव अनअवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ 1 मंथ लीव, चाहे 1 मंथ बोले और स्लैश करके 30 डेज भी लिख लेना, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अनअवेल्ड का मतलब होता है जो छुट्टियां नहीं लेते उसको बोलते हैं अनअवेल्ड, और जो ले लेते उसको क्या बोलते हैं अवेल्ड। तो इस लाइन की हिंदी ऐसे निकली कि अगर तुम्हें मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टी मिलती, कब, हर कंप्लीट ईयर के बदले में, ऐसे में आपकी कितनी छुट्टियां बची होती। ठीक है, यानी अगर 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो छुट्टी आपकी कितने महीने की बची होती, वो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, ज्यादातर बच्चे या तो ये वाली पैसा सही, मतलब ये वाले महीने सही से नहीं लिखते हैं, जो एवरेज सैलरी में यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है, और कुछ बच्चे एवरेज सैलरी गलत कर देते हैं। तो इन दो पॉइंट को अगर अच्छे से समझा, इनमें आपने गलती नहीं करी तो बाकी कुछ गलत नहीं हुआ। एक एक करके इस पे आपको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो इधर। अब मान लो आपकी कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। ठीक है, आपने सपोज कर लीजिए 20 ईयर्स जॉब कर ली है। ठीक है, और आपकी कंपनी ऑफर करती थी कितनी 40 डेज की लीव पर ईयर। ठीक है, तो अगर देखें तो आपकी टोटल कितनी छुट्टियां बनी,
टोटल पूरे 20 साल में कितने बनी? 800 दिन। और मान लो आपने 500 दिन की छुट्टियां क्या कर ली हैं? अवेल कर ली। तो अनअवेल्ड कितनी आएंगी? 300 दिन। 300 दिन का मतलब हो गया 10 महीना, क्योंकि एक महीने में कितने दिन होते हैं? मोटा मोटा 30। लेकिन ये 10 यहां नहीं लिखोगे, क्योंकि ये 30 दिनों की छुट्टी बची है, लेकिन ये एम्प्लॉयर के हिसाब से बची है कि एम्प्लॉयर तुमको 40 दिन की छुट्टी देता है, पैसा तुमको 300 दिन का ही देगा और वही तुम लोगे। लेकिन जब यहां मल्टीप्लाई करना होगा तो यहां ये 10 महीने नहीं लिखे जाएंगे, यही चीज निकालेंगे लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से। इनकम टैक्स कह रहा है कि बेटा अगर हर साल तुम्हें कितने महीने की छुट्टी मिलती? 30 दिन या एक महीना, जो भी कहना चाहो। तो अगर हर 30 दिन की छुट्टी मिलती तो 20 साल में तुम्हारी छुट्टियां कितनी मिलनी चाहिए थी? 600। और मान लो आपने 500 छुट्टी ली है, आपकी छुट्टी कितनी बची है? 100 दिन की। अब इसको महीने में कन्वर्ट करोगे तो 100/30 जो आए, ये यहाँ आपको लिखना है मल्टीप्लाई में। ठीक है? तो जो बची हुई छुट्टी है वो जितने दिन आपको एम्प्लॉयर ऑफर करता है उससे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स ऑफर करता है कितना? 30 दिन या एक महीना। जब छुट्टियां अवेल वाली दिन में दे रखी होंगी तो कैलकुलेशन दिन में करोगे, अवेल वाली छुट्टी महीने में देगा तो कैलकुलेशन महीने वाइज करोगे। समझ में आ रही बात है बेटा? तो आपको पहले क्या करना है, इनकम टैक्स के हिसाब से सोचना है कि भैया कितनी छुट्टी तुम्हारी हुई, और फिर कितनी तुमने ले ली है घटा दो, तो बची हुई आ जाएंगी, वही तुम्हें वहां लिखना है। समझ में आ गया बेटा? चलिए बहुत अच्छी बात है, सवाल में अप्लाई करके दिखाते तो और ज्यादा मजा आ पाएगा। दूसरी और गहरी बात, एवरेज सैलरी में, सैलरी में चलो अच्छी बात है कि वही सैलरी आ रही जो कौन सी आ रही है? एचआरए वाली। आरपीएफ में भी यही होती थी, यहाँ भी यही है ना। और ग्रेचुटी के जो ये होते हैं नॉन कवर्ड वाले, वहां भी वही है। तो ये वाली सैलरी 3-3 4-4 जगह आ चुकी है, सेम सैलरी। कहाँ कहाँ? एचआरए, आरपीएफ, ग्रेचुटी नॉट कवर्ड वाले में, और लिव इन प्लेसमेंट। 3-3 4-4 जगह सेम सैलरी आ गई, वरना इन चारों जगह पे अगर अलग अलग होता कितने और बैंड बच जाती ना। तो वैसे आपको एक ये वाली सैलरी याद रखनी पड़ती है, एक ये वाली सैलरी याद रखनी पड़ती है, एक आरएफए वाली सैलरी याद रखनी पड़ती है। तो सैलरी अलग अलग परिभाषाएं सैलरी की, वो याद रखनी पड़ेंगी आपको, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। सैलरी यहां भी आप क्या कर रहे हो? 10 महीने के आधार पे निकाल रहे हो, लेकिन ये वाली अंग्रेजी और ये वाली अंग्रेजी में कुछ तो अंतर लग ही रहा होगा। और अगर अंग्रेजी में अंतर लग रहा है तो इसका मतलब दोनों का मीनिंग सेम तो नहीं ना। वही वाली लाइन ना टिप देते हैं हम यहाँ, इतना अंग्रेजी में परिवर्तन काहे करना पड़ता है हमको। समझ पा रहे हो मेरी बात को बेटा? तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, ये समझना है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है? तो कौन से बच्चे इसमें से इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं? सीएमएस, एलपीएस, ये दो हैं। चलो सुहैब बताओ बेटा, कोई और नहीं बताएगा? इनको मौका दिया गया है। नहीं, तुम नहीं, ये बताएगा। हाँ बेटा, ये बताना है कि इन दोनों वाक्यों में क्या मेन अंतर है। अंतर ढूंढे, या इसका मीनिंग बता दो तुम बस। चलो छोड़ो अंतर छोड़ो, इसका अर्थ बता दो नीचे वाले का। बिल्कुल सही बच्चे ने बताया। ठीक है, अब जो इन्होंने बताया है उसका मतलब समीक्षा तुम बता दो। जो इन्होंने जो बताया तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ये हम कहना चाह रहे हैं। नहीं आया? नहीं नहीं, फिर से एक बार रिपीट करो बेटा जरा। मतलब एकदम तुमने सही बताया है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सही बता रहे हैं एकदम। क्या इनकी बात तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा बताओ, फिर से एक बार फिर से बोल दो। बिल्कुल सही बच्चे ने बताया है,
बस मुद्दा है कि तुम लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए? कितने लोग? सब लोग? एक दो लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं अभी। तो देखो इसका मतलब क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम उसमें बच्चे ने सही बताया, कुछ भी उसमें गलत वाली बात नहीं है। पर जिन लोगों को नहीं समझ में अब भी आया है, यहाँ देख लें, यहाँ समझ लें। जैसे कि मान लेते हैं इस सवाल में, अगर ये रिटायर कब हुए थे, तो लीव इनकैशमेंट के लिए सैलरी निकालनी होती तो ऐसे निकालते, 25 नवंबर से 25 दिसंबर 1 महीना, 25 अक्टूबर से 25 नवंबर 2 महीना, ऐसे एक एक दिन की गणित चलेगी। समझ लो? तो यहाँ डेज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक दिन हम लोग अवॉइड कर देते हैं अगर 1 तारीख को ही रिटायर होता है। जैसे मान लो इस केस में, तो ये 1 तारीख को जोड़ देते हैं, तो पूरा पूरा सेफ सेफ चलने लगेगा। यानी तफरी जब आती है, जब कहीं क्या होता है कि स्टार्टिंग या एंड में नहीं रिटायर होता है, तब ज्ञान ज्यादा इसमें पिलता है। यही मान लो 31 दिसंबर को रिटायर होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो दिसंबर लेते ही लेते। तो जब एंड में रिटायर होगा या एकदम स्टार्टिंग में होगा, तब इतना ज्यादा इसका ज्ञान नहीं आएगा, वो दिन अवॉइड ही कर देता है। 1 तारीख को होगा वो दिन अवॉइड कर देंगे, लास्ट में होगा सब लपेट लेंगे पूरा महीना। लेकिन मेन इसकी प्रॉब्लम कब आती है, जब मंथ के कहीं क्या होता है, न 1 तारीख को, न लास्ट डे को, कहीं 10 तारीख को, 11 तारीख को, 15 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को, 25 तारीख को रिटायर होता है, तो एक एक दिन का हिसाब किताब सही से लगाना पड़ जाता है, जिसके चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? ऐसे में क्या होती है, कैलकुलेटिव काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए उसके एग्जाम में देने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, फिर एक एक दिन सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिर भी एक सवाल वैसा कराया जाएगा जिसमें वो सब गणित आप सीख पाओ, कहीं बाई चांस आ जाए तो आप उसको हैंडल कर पाओ, तो वो वाली पार्ट भी बताया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो ये अंग्रेजी में क्या डिफरेंस था, आई थिंक समझ गए होंगे सब लोग। वापस आ जाते हैं बेटा, फिर समझना ही तो सारा खेल है भैया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी केवल कंप्लीट महीने देखते हैं, इनकम्प्लीट नहीं देखते। अब इधर देखो बहुत ही ध्यान से, 20 साल नौकरी कर चुके हैं, 1,92,000 रुपए लीव इन कैश मिला, लिमिट होती है 25 लाख। यहाँ होता है 10 इंटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी निकल जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ होता है एवरेज सैलरी इंटू कुछ ये, कितने अनअवेल्ड मंथ बचे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज या 1 मंथ लीव फॉर एवरी कंप्लीट ऑफ सर्विस। तो कोई इनका एम्प्लॉयर अलाउ तो 1.5 महीना करता है, लेकिन मुझे 1.5 महीने के हिसाब से नहीं निकालना, हमें किसके हिसाब से निकालना है, 1 महीने के हिसाब से। तो इनकी जो टोटल लीव बनी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, 20 साल नौकरी करी है और हर साल 1 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, तो टोटल लीव इनकी बनी है इनकम टैक्स के हिसाब से 20 महीने की। तो इन्होंने ली कितने महीने की है, इनकम टैक्स के हिसाब से अनअवेल्ड 2 महीना आ रहा है, जबकि अगर एम्प्लॉयर के हिसाब से निकालोगे तो 12 महीने आ रहे हैं ना। हमें एम्प्लॉयर वाला यहाँ नहीं लिखना है, हमें कौन सा लिखना है, इनकम टैक्स वाला। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है, तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक, यहाँ यहाँ हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 मंथ। ये तो लिखा नंबर ऑफ मंथ ऑफ लीव अन, 2 महीना आया तो यहाँ 2 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, बस एवरेज सैलरी निकल जाए तो काम बन जाएगा। सैलरी अगर देखो तो रिटायर हुए 31/10 को, तो वहां दिन में का इतना लफड़ा नहीं आ रहा, क्योंकि एकदम आखिर में रिटायर हुए हो, 31 अक्टूबर को रिटायर हुए हो, तो पूरा अक्टूबर आखिरी महीना है, आगे ना बढ़ो, नवंबर बोलना ही है, नवंबर बोला ना तुमने, हमें लिप्स रीडिंग भी आती है ना?
तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है हम दोनों। तो मेरे कान बहुत तेज है, तो मम्मी इस बात में हमेशा हमें सुनाया करती हैं, ये चला तुम्हें जो भी नहीं सुनना होता वो भी तुम सुन लेते हो। मेरे कान बहुत ज्यादा तेज हैं। तब अगर हल्का सा कहीं कोई फोन वाइब्रेट भी हो रहा होता पूरे घर में, तो हम बता देते हैं कि फोन वाइब्रेट हो रहा है, चाहे चौथे कमरे में हो रहा हो। इतने तेज थोड़े से कान है मेरे, क्या ही बताया जाए। अब हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं, धीमा तो कर नहीं सकते उनको। केयर करते हैं भाई, साफ आप रखते हैं तो ज्यादा सुनाई पड़ता है। अब यहाँ देखो बेटा, तो अक्टूबर आखिरी महीना पीछे चलना है। कुछ बच्चे गलत कर देते कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में, कि आगे 10 महीने पढ़ने लगते हैं। पिछले 10 महीने होता है भाई, अगले 10 महीने थोड़ी ना। अगले 10 महीने अगर सैलरी मिलने लगे तो आदमी बढ़िया मजा ले लेगा, अगर रिटायर भी हो जाए 10 महीने का और सैलरी ले लेगा। पीछे चलना है, तो अगर 10वां आखिरी महीना है तो उसका मतलब जनवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, तब 10 महीने होंगे। इसलिए कभी कोई गलती ना हो जाए, इसलिए इसको बार बार लिखा जाता है। ठीक है, जनवरी 24 से अक्टूबर 24। दिसंबर लिख दिया हमने गलती से, सुधार देंगे अपनी गलती को। जनवरी 24 से अक्टूबर 2024। अब देखते हैं बेटा, 23-24 में इनकी सैलरी 12,000 थी। 23-24 का मतलब हो गया मार्च 2024। तो जनवरी, फरवरी, 3 महीने। इन 10 महीने में से 3 महीने तो आ रहे हैं 12 वाले स्लॉट में ना, रिमेनिंग 7 महीने। ठीक है, तो 3 महीने पकड़ लो 12,000 वाले में, और बचे हुए 7 महीने पकड़ लो 16,000 वाले में। ठीक है, और कुछ दे नहीं रखा है ना, वो भी देखते डीपीपी कितना है। तो इससे निकलेगी बेटा एवरेज वाली सैलरी। कितनी निकली, सॉल्व करो। 14,000। तो यहाँ 10 × 14,800, और यहाँ 14,800 × 2, सवाल खत्म हुआ। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अमाउंट आ जाएंगे। चारों में छोटा वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और टैक्सेबल का अभी तक तो फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ है। रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। यानी सवाल लगाते समय आपने यही समझा ही कि दो मेन पॉइंट होते हैं, एक तो ये आदमी सही निकाल ले जाए, इसमें गड़बड़ ना करे, और एक एवरेज सैलरी परफेक्टली निकाल ले जाए, बाकी सब तो सवाल में दे रखा होता है। समझ गए, चलिए नोट करिए। जहां भी कोई डाउट हो अपने डाउट पूछ सकते हो आप दोबारा तिबारा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ बेटा हो गया, हटा दिया जाए। चलो एक और सवाल करते हैं, और मजा आएगा। जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। 13-14 ऑलरेडी हो चुके हैं, ये भी हो चुका है। सवाल संख्या 11।
चलो ऐसा करते हैं 10-11 कल ही कराएंगे। 10-11 एक बार घर पे अपना दिमाग लगा के ट्राई करना, माथा पच्ची करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो 10-11 एक बार आप ट्राई करोगे तो ना, हमें कराने में तो दोनों सवालों को 10-15 मिनट लगने, कल करा के सुबह सुबह फिर आगे और पढ़ाएंगे दूसरे चैप्टर, तो कल ही दूसरा चैप्टर चालू हो जाएगा।